1.5 में जो इंट्रोडक्शन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, कैसे हम इसको निकालते हैं, क्या इसका रियल मीनिंग होता है। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमको पता होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हमने पहले सुन रखा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जैसे 30 डिग्री, 30 डिग्री में क्या ऐड करें कि 90 हो जाए? हेलो 30 में क्या? हाँ, सर, आज मेरे इंटरनेट में बहुत प्रॉब्लम है। कोई नहीं, स्टेबल हो जाएगा। 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो 60 डिग्री कॉम्प्लीमेंट है 30 का। कहने का मतलब एक कोई बड़ा सा नंबर है और एक कोई छोटा सा नंबर है, तो इस बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर लो, कितना बच रहा है वही कॉम्प्लीमेंट है। तो सेट का भी कॉम्प्लीमेंट हम इसी तरीके से डिफाइन करते हैं। अब देखो, ये होता है हमारा यूनिवर्सल सेट, ये कोई सेट होता है ए। तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है? यहां पे हम लिखेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट निकालते कैसे हैं? ये 60 कैसे आया था? तो 90 में से 30 को माइनस करके आया था। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करेंगे, तो ये वाली चीज जो होगी यू माइनस ए, दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। उसको हम ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बेसिक समझने वाली बात है, बट मैथमेटिकली इसको कैसे हम लिखते हैं, कैसे इसको समझते हैं, तो वो एक बार देख लेते हैं। देखो, पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। लेट यू, वही यूजुअल मीनिंग है यू का, बी द यूनिवर्सल सेट। यू कोई यूनिवर्सल सेट हो, यू बी द यूनिवर्सल सेट, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास पे डिस्कस किया था। एंड ए, कैपिटल ए बी, एनी सेट, एनी सबसेट लिखें, एनी सबसेट ऑफ यू, क्योंकि कैपिटल ए क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के सामने सबसेट ही होगा। देन द कॉम्प्लीमेंट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज द सेट, कॉम्प्लीमेंट भी एक सेट है, इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, all the elements which lie in U but not in A। A में लाई नहीं करे, U के अंदर हो, ठीक है। A में लाई ना करे, U में लाई करे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, या तो A पे ऐसे डैश बना दो, या फिर A पे एक छोटा सा C लिख देते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का सिंबल है। मैथमेटिकली इसको कैसे समझते हैं? जैसे मान लो U कोई यूनिवर्सल सेट है, एग्जांपल 1 2, यूनिवर्सल सेट में मान लिया हमने एग्जांपल इस तरीके से, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में हम क्या ले रहे हैं, x, सच दैट x जो है वो कोई मान लो इंटीजर है, यूनिवर्सल सेट है। अब इसके सामने हम एक कोई छोटा सा सेट बनाते हैं, किस टाइप का, x सच दैट x इज अ नेगेटिव इंटीजर। एग्जांपल ले रहे हैं, हर समय हम टेबुलर फॉर्म में तो लेते ही हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में एक बार लेके देखते हैं। तो यूनिवर्सल सेट हमने किसको लिया है, इंटीजर्स को, और सेट ए लिया है किसको, नेगेटिव इंटीजर्स को। तो यहां पे जो ए डैश होगा वो क्या होगा, ए डैश को भी अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो यू में तो होगा बट ए में नहीं होना चाहिए। तो ए में देखो क्या क्या हो गया, अगर हम सारे इंटीजर्स की बात करें, ये 0 है, इधर हमारे -1 -2 नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, इधर हमारे क्या क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इधर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है, इधर तो ए ले लिया हमने, और ये पूरा हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्सल सेट है। तो इधर के सारे नंबर्स अगर हटा लें तो 0 से 1 2 3 4 5 सारे, तो इन सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर्स बोलते हैं। तो x क्या होगा, मतलब a डैश क्या होगा, a डैश इज इक्वल टू x सच दैट x जो है वो एलिमेंट है होल नंबर्स का। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। कहने का मतलब जो a डैश होता है
यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करके हम कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इसको वेन डायग्राम से समझना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को अगर वेन डायग्राम से समझना है तो कैसे बनाते हैं, देखो। एक तो हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये मान लिया हमारा कोई सेट ए हो गया, यूनिवर्सल सेट, ये हमारा सेट ए। तो u माइनस ए क्या होगा, ए तो ये सर्कल है, सर्कल के बाहर और यूनिवर्सल के अंदर, मतलब सर्कल के बाहर रेक्टेंगल के अंदर जितना भी पार्ट है वो सारा हमारा ए डैश फॉर्म करेगा, ए डैश कंस्टिट्यूट करेगा। तो ये जो एरिया शेड हो रहा है वो हमारा ए डैश है, ठीक है, ये वाला हमारा ए डैश है। ये बात समझ आ गई होगी, कॉपी कर लो इसको अंदर। अब हमको ना इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, तो थोड़ा सा जगह इसी में ले लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ आने वाला है, डिमॉर्गन्स लॉ बोलते हैं उसको, जो बहुत ही काम का है, कई जगह पे यूज करते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी में भी यूज किया है। देखो यहां पे लिखते हैं प्रॉपर्टीज, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में तो यूज करते ही है और भी वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी देखो, मान लिया ए सबसेट है, मान लिया क्या, ये तो होगा ही होगा, ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तो देन जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा ना वो भी सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अगर ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का तो उसका ए का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, क्योंकि दोनों यूनिवर्सल सेट से ही मिलेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2, इसको बोलते हैं डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ए डैश का डैश ये कितना हो जाता है ए, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट तो वो होता है ए इटसेल्फ। थर्ड प्रॉपर्टी, ये तुम्हें बताना है, ठीक है, ए यूनियन ए डैश, बताओ जरा क्या आएगा। सर यू, यू, इसको रटना नहीं है, ठीक है, बस दिमाग थोड़ा सा लगाना है, आंसर मिल जाता है। ए इंटरसेक्शन ए डैश, ये बताओ। सर फाइव। फाई, बहुत बढ़िया। तो फाई जब भी मिलता है किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन, ऐसे सेट्स को क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी, कौन सा सेट? वेरी गुड, इसको डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। ए और ए डैश क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है। फिफ्थ प्रॉपर्टी इधर लिखते हैं क्योंकि नीचे और कुछ करना है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, कोई मुझे ये बता दे फाई का डैश क्या होना चाहिए। सर यू। यू, फाई का डैश यू, और यू का डैश फाइव। फाई। यू का डैश क्या होगा, कुछ भी नहीं, दुनिया से बाहर कुछ होता है क्या, यूनिवर्स के बाहर कुछ भी नहीं हो, यूनिवर्स के बाहर क्या होगा, है ना, तो ये है। अच्छा, डिमॉर्गन्स लॉ भी है यहाँ पे, डिमॉर्गन्स लॉ को प्रूव करेंगे इसलिए मैं अलग से लिख रहा हूँ, डिमॉर्गन्स लॉ भी प्रॉपर्टीज में ही आता है, तो ये एक न्यू हेडिंग बनेगी, डिमॉर्गन्स लॉ, डे मॉर्गन्स लॉ, ठीक। अब देखो दो लॉज होते हैं इनके, ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, कंफ्यूज मत होना, इधर यूनियन है इधर इंटरसेक्शन है। रूल नंबर 2, ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। इनको प्रूफ करते हैं। तो मैंने कुछ दिन पहले एक बात बताई थी, वो बात क्या थी, ध्यान से समझो। अगर कहीं पे ऐसा हो तो उसको और बोलते हैं, और ऐसा हो तो उसको एंड पढ़ते हैं। और मतलब या, ठीक, और ये मतलब और, ओके। अब देखो समझोगे इस बात को, ये तब है जब डैश नहीं लगा हुआ है, अगर डैश लगा हुआ है ना तो इनका उल्टा होता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट के केस में जो ये वाला साइन होता है उसका मतलब होता है एंड,
और जो ऐसा होता है इसका मतलब होता है और, कॉम्प्लीमेंट के केस में, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट के केस में है। मैं अभी बताऊंगा और इसको समझाऊंगा अभी कैसे ऐसा हो जाता है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। फर्स्ट वाले को प्रूव करते हैं। तो हम क्या मानते हैं, x जो है वो एलिमेंट है, ऐसा लेट कर लिया हमने, x जो है वो एलिमेंट है A यूनियन B डैश का। अच्छा, ये जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं ना, मिससेलेनियस के बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज करनी है, ठीक है। तो x एलिमेंट है ऐसा लेना पड़ता है बहुत जगह पे। तो x हमने ले लिया एलिमेंट किसका, A यूनियन B के डैश का। अब मुझे एक बात कोई भी बता दे, जैसे मान लो 1 एलिमेंट है सेट A का, तो क्या ये 1 एलिमेंट होगा A डैश का? ऐसा होगा? कभी भी होगा? No, sir. कभी भी नहीं होगा, यहाँ पे एलिमेंट नहीं होगा। यही चीज मैं घुमा के पूछूं, कोई 1 है वो A डैश का एलिमेंट है, तो क्या ये 1 A का एलिमेंट कभी हो सकता है? No, sir. कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि A और A डैश क्या है, डिसजॉइंट सेट है, कोई भी मेंबर उसके अंदर कॉमन नहीं है। तो अगर x A यूनियन B डैश में बैठा है, तो x कभी भी A यूनियन B के अंदर नहीं हो सकता, ठीक। दिस इंप्लाइज, देखो x नहीं है किसमें, A यूनियन B में। x अगर A यूनियन B में नहीं है तो इसका मतलब यह है कि x A में भी नहीं है। अब देखो यहां पे यूनियन है, तो अगर हम और लिख दें तो गलत हो जाएगा। तुम खुद से सोचो माइंड में, कुछ रट्टाफिकेशन नहीं है। x अगर A यूनियन B में नहीं है तो मैं कैसे बोलूं, A में नहीं है और B में नहीं है, या A में नहीं है एंड B में भी नहीं है? क्योंकि अगर इन दोनों में से किसी एक में होता तो A यूनियन B में तो मिल ही जाता। तो x अगर A यूनियन B में नहीं है, इसका मतलब यह है कि x A में भी नहीं है और B में भी नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे और जो यूनियन है उसका साइन क्या लेंगे, अब हम एंड लेंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट वाला साइन चल रहा है, कॉम्प्लीमेंट की स्टोरी चल रही है। तो अब हम यूनियन का मतलब क्या समझेंगे, एंड। इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है। तो यहां पे हम लिखेंगे एंड। इसको मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं ताकि तुम्हें याद रहे। यूनियन था लेकिन हमने एंड लिखा है, क्यों? क्योंकि ये कटा हुआ है, एलिमेंट नहीं है की बात हो रही है। तो x अगर एलिमेंट नहीं है A यूनियन B का, तो x A में भी नहीं होगा और B में भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एंड लिखा है। आगे देखो, दिस इंप्लाइज x जो है वो एलिमेंट नहीं है A का, तो एक बात की तो गारंटी है, अगर A का नहीं है तो A में तो पक्का होगा वो। एंड वेट, एलिमेंट नहीं है A का तो A डैश में तो होगा वो पक्का। अगर x एलिमेंट नहीं है A का तो x एलिमेंट A डैश का तो होगा ही होगा। एंड यहां देखो, x एलिमेंट नहीं है B का तो B डैश का तो एलिमेंट होगा ही होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो x एलिमेंट है किसका, A डैश एंड B डैश का। तो यहां देखो स्टेटमेंट नंबर 2 और ये स्टेटमेंट नंबर 1, इन दोनों को कंबाइन करो। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, A यूनियन B का डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रूव हो गया। मैं सेकंड वाला भी कर देता हूं, ठीक है, टेंशन ना लो, क्योंकि इस टाइप का प्रूविंग एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो शायद तुम्हें थोड़ी सी परेशानी आ जाए, इसी वजह से मैं सेकंड भी प्रूव कर देता हूं। देखो नंबर 2 ये वाला प्रूव कर रहे हैं, A यूनियन A इंटरसेक्शन B का डैश। तो इसमें क्या मान लिया हमने, लेट x जो है वो एलिमेंट है A इंटरसेक्शन B डैश का, ओके। तो x अगर A इंटरसेक्शन B डैश का एलिमेंट है तो पक्का हम ये बोल सकते हैं कि वो A इंटरसेक्शन B में नहीं होगा। अगर A इंटरसेक्शन B के डैश में है वो, तो A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट नहीं होगा पक्का। अब देखो x जो है वो A इंटरसेक्शन B में नहीं है, तो क्या क्या कह सकते हैं, यहां पे हम बोलेंगे x एलिमेंट नहीं है A का, एंड बोलेंगे या और बोलेंगे, और और क्यों? देखो क्यों ऐसा बोलेंगे, एक रूम है और ये एक रूम है दूसरा,
मेरे पास कुछ खिलौना है जो ना तो इसमें है ना तो इसमें है, तो हम क्या कह सकते हैं, या तो इसमें नहीं होगा या फिर इसमें नहीं होगा, है ना। तो वही चीज है, ये कटा हुआ है यहाँ पे, एलिमेंट नॉट एलिमेंट वाली बात है। तो अगर ए में नहीं है और बी में भी नहीं है, आगे देखो, अगर ये x ए में नहीं है तो ए डैश में पक्का होगा, और का मतलब यूनियन, यहां बी में नहीं है तो वो वाला x किस में होगा, बी डैश में पक्का होगा। इसको मिला के क्या लिख सकते हैं, x एलिमेंट है a डैश यूनियन b डैश, ठीक है। इसको स्टेटमेंट 4 बना लिया और इस वाले को स्टेटमेंट 3। तो 3 और 4 से क्या कहेंगे, फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4 हम ये कह सकते हैं a इंटरसेक्शन b का डैश इज इक्वल टू a डैश यूनियन b डैश, a डैश यूनियन b डैश। ये भी प्रूव हो गया। इनको भी कॉपी कर लो। इसके बाद ना एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, इतने सारे कॉन्सेप्ट के साथ एक्सरसाइज 1.5 हम बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। ये कॉपी कर लो। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन 1.6 का। 1.6 जो एक्सरसाइज है वो हमारे रियल लाइफ के सिचुएशन से रिलेट करती है। एक्सरसाइज 1.6 इंट्रोडक्शन। देखो मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताता हूं, ये फॉर्मूला थोड़ा सा ना इसको समझना पड़ेगा है कोई, ओके, क्योंकि मैं प्रूव नहीं कराऊंगा, इसको विजुअलाइज कराऊंगा। देखो एक फॉर्मूला लिखते हैं, उस फॉर्मूला लिखने से पहले एक बात समझ लेते हैं। पहली चीज तो ये समझो कि अगर तुम्हें सेट थ्योरी का मास्टर बनना है, सेट थ्योरी में अगर मास्टर करना है, तो ये जो मैं बना रहा हूं ना अभी, तुम्हें इसके एक एक पार्ट को सेट्स की लैंग्वेज में लिखने आना चाहिए। एक एक पार्ट को सेट की लैंग्वेज में लिखने आना चाहिए। देखो ये सेट ए है, ये सेट बी है। मैं कहीं पे भी एक पेन रख दूं अगर, तुम्हें बताने आना चाहिए कि वो कौन सा सेट है। जैसे मैं यहां पे रख दूं पेन, अगर तुम्हें बताने आना चाहिए कि ये ए इंटरसेक्शन बी का रीजन है। अगर मैं यहां पेन रख दूं, तुम्हें बताने आना चाहिए कि ये ए माइनस बी है। अगर मैं यहां पेन रख दूं, तुम्हें बताने आना चाहिए क्या है, ये बी माइनस ए है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? Yes, sir. अगर ये चीज हमको अच्छे से मालूम है, कहीं भी पेन रख दे यूनिवर्स के अंदर, तो कौन सी कंट्री में बैठे हैं, कौन सी कंट्री में हमारा लोकेशन है, वो हमको मैप देख के आना चाहिए बताने, तभी हमको ज्योग्राफी अच्छी लगेगी। अदरवाइज बस एग्जाम पास करते चले जाएंगे, ज्योग्राफी का मतलब नहीं समझ पाएंगे। तो ये प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। मैं वही चीज अभी थोड़ा सा तुमको प्रैक्टिस कराता हूँ। देखो मैं एक चीज लिखता हूँ, ए यूनियन बी, समझना अच्छे से। ए यूनियन बी मतलब क्या है, मैं एक बार पेंट करता हूं। ये पूरा रीजन हमारा, मैं दूसरे कलर को यूज करता हूं। ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा, ये सारा हमारा ए यूनियन बी है। मैं सब हटा दूंगा, डोंट वरी। ये पूरा क्या है, ए यूनियन बी है ना। ओके, अब देखो इसको हटा के मैं इसको फर्स्ट पार्ट लिखता हूं, इसको सेकंड पार्ट लिखता हूं, इसको थर्ड पार्ट लिखता हूं। यही तीनों पार्ट्स अगर ऐड कर ले तो हमारा ए यूनियन बी कंप्लीट हो जाएगा। तो ए यूनियन बी जो फर्स्ट पार्ट है उसको गौर से देखो। फर्स्ट पार्ट को क्या बोलोगे, फर्स्ट पार्ट को हम बोलेंगे ए माइनस बी। फर्स्ट पार्ट मतलब केवल यहां से इतना सा, यही है फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, ए माइनस बी है। सेकेंड पार्ट जो है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। ऐसी चीजें जो ए में भी है बी में भी है, वही तो है ये। और थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट जो है वो बी माइनस ए है, इसी के जैसा, फर्स्ट के जैसा। तो ए यूनियन बी ये क्या बनेगा, ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी माइनस ए, यही तो बनेगा, है कि नहीं। यही तीन रीजन ऐड कर देंगे तो ए यूनियन बी बन जाएगा। हम एक फॉर्मूला बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ए माइनस बी को हमने लास्ट क्लास पे देखा था। ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी होता है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। किसको किसको याद है ये,
ए माइनस बी का मतलब होता है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यस और नो? इसको ओनली ए भी कहा जाता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स मैंने बताया था पिछली क्लास में, इसको ओनली ए भी कहा जाता है, याद है? Yes, sir. उसी तरीके से b माइनस ए को क्या बोलेंगे? b माइनस ए इंटरसेक्शन b, इसको हम ओनली b भी कहते हैं। और मान लो एक घर है, दो घर हैं एक्चुअली, दोनों घर में एक कमरा जो है वो कॉमन है, ओके? दोनों घरों में एक कमरा कॉमन है, 12 आदमी यहां बैठे हैं, 6 आदमी यहां बैठे हैं और 14 आदमी यहां बैठे हैं। तो घर में कितने लोग हैं अगर निकालना है तो तीनों पार्ट ऐड करेंगे, तो मतलब नंबर ऑफ पर्सन इन दिस पार्ट, इन दिस पार्ट एंड इन दिस पार्ट, तीनों को ऐड करेंगे। तो अभी हमने क्या किया है, कितने लोकेशंस हैं वो बस हमने देखा है, 3 लोकेशंस हैं। एक तो a माइनस बी का लोकेशन है, अब उसमें कितने लोग हैं वो, a इंटरसेक्शन b वाले कमरे में कितने घर हैं वो, कितने लोग हैं वो, और b माइनस ए में कितने लोग हैं वो, तीनों को ऐड कर लें तो ये पूरे लोकेशन में कितने लोग हैं वो मिल जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस b प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस a। अब देखो इसको जरा हम लोग लिखें, तो a माइनस बी यहां से हेल्प लो, a माइनस बी को क्या बोलेंगे, a माइनस बी में कितने घर, कितने लोग हैं, इस पहले वाले कमरे में कितने लोग हैं, तो पूरे घर में जितने लोग हैं उसमें से वैसे लोग जो b में भी हैं वो माइनस, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b, ओके? ये हो गया क्या, n a माइनस b, इसको ब्रैकेट में डालते हैं, प्लस बीच में ये n a इंटरसेक्शन b एज इट इज है, प्लस उसी तरीके से n b माइनस ए को लिखो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a एंड b, ठीक? बस सिंप्लीफाई करते जाओगे, देखो ये वाला काट लेते हैं, एक माइनस है प्लस है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b, ये जो है हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b। यही फॉर्मूला मैं डिस्कस कराना चाह रहा था। देखो इसको हमने प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ा है, तुम्हें याद होगा, प्रोबेबिलिटी a यूनियन b का हमने निकाला था, तो यही फॉर्मूला यूज किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, जिसको हम क्या बोलते थे, p a एंड b इसको बोलते थे, एंड p a और b इसको बोलते थे, याद है ना? अभी कुछ दिन पहले ही खत्म किया प्रोबेबिलिटी, तो ये फॉर्मूला भी वही से हमने लिया है। ये समझ में आया सबको? ये वाला डिस्कशन समझ आया? यस सर। अब देखो एक स्पेशल केस, if a and b are disjoint set, अगर ये डिसजॉइंट सेट्स हो तो क्या होगा, डिसजॉइंट सेट्स होंगे तो a इंटरसेक्शन b फाई होगा, सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है कि a और b अगर डिसजॉइंट सेट्स हैं तो उनका वेन डायग्राम कैसा बनता है, a ऐसा बनता है और b ऐसा बनता है, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं होता है, 36 का आंकड़ा होता है दोनों में, ये यूनिवर्सल सेट। अब देखो, तो अगर a और b डिसजॉइंट सेट्स हैं तो फॉर्मूला हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो वही रहेगा, इसमें बस वैल्यू पुट करेंगे, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर a इंटरसेक्शन b 5 है, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b विल बी 0। a और b में अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 0 होंगे कॉमन, तो इसको लिख देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, दैट्स इट। अगर a एंड b डिसजॉइंट सेट्स कंफर्म कर रहा है तो a यूनियन b में कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। तो ये कॉपी कर लो, इसका एक 3 वाला भी फॉर्मूला है a b c वाला, वो हम करेंगे इसके बाद, पहले ये कॉपी कर लो। अब देखो यही फॉर्मूला 3 सेट्स के लिए कैसे होता है, तो पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं, फिर हम लोग इसको विजुअलाइज करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b यूनियन c, ये फॉर्मूला होता है na प्लस nb
प्लस एन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एंड सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी एंड ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी एंड सी। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला है। देखो इसको करने के दो मेथड्स हैं। पहला वाला मेथड थोड़ा टफ है, उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि वही बात, जहां पे पेन रख दें वो कौन सा सेट है बताने आना चाहिए, तभी जाके थोड़ा सा अच्छा लगेगा। दूसरा वाला मेथड बहुत सिंपल है, इसका प्रूविंग नहीं आएगा, बट हमारे माइंड को थोड़ा सा चाहिए उस टाइप की प्रैक्टिस। तो एक बड़ा सा वेन डायग्राम बनाते हैं ताकि चीजों को हम अच्छे से समझ पाए। बड़ा मतलब बड़ा, कोई लिखेगा नहीं, ठीक है, ये कंडीशन है, वरना फिर डिस्कशन में उतना मजा नहीं आएगा। और मैं आंसर पूछूंगा तो बी रेडी। 3 सेट्स हैं, माइंड थोड़ा ज्यादा लगेगा। यू है ये यूनिवर्सल सेट, ये मान लिया ए है, ये बी है, और ये हमारा सेट सी है। देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा कौन सा रीजन है ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना? साफ साफ दिख रहा है कि तीनों गोलों के अंदर जो भी रीजन कवर हो रहा है वो सारा हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी है। अब बहुत ध्यान से सुनना, मैं पॉइंट्स लिखता हूं। ये फर्स्ट का मतलब मैं बता दूं क्लियर कट, कोई कंफ्यूजन ना रहे, सिर्फ ये पार्ट। फर्स्ट का मतलब सिर्फ ये पार्ट, ओके? सिर्फ ये पार्ट मतलब ओनली ए, ठीक, ये फर्स्ट है। उसी तरीके से ये फर्स्ट पार्ट हो गया, मान लो ये पार्ट हमारा सेकंड हो गया, ये पार्ट हमारा थर्ड हो गया। तो थर्ड फर्स्ट सेकंड में क्या क्या कवर कर लिया हमने? ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी। अब फोर्थ का मतलब मैं क्लियर कर दूं। फोर्थ का मतलब देखो ये पार्ट है पूरा, सिर्फ इतना सा, ठीक है? फोर्थ का मतलब सिर्फ इतना सा है। तो ये हो गया फोर्थ। फिर ये हो गया मान लो फिफ्थ का मतलब भी सिर्फ उतना सा। और ये हो गया सिक्स्थ का मतलब भी सिर्फ इतना सा। और ये जो बीच का पार्ट है तीनों में कॉमन, जिसको हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बोलेंगे, वो है सेवेंथ पार्ट। इसमें भी हमको ए यूनियन बी यूनियन सी में हमको सारी चीजें ऐड करनी है, ये ऑल 7 पार्ट्स ऐड करने हैं। एक एक पार्ट्स को जरा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसको लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। ये सारे पार्ट्स अगर हम ऐड कर लें तो ए यूनियन बी यूनियन सी हमको मिल जाएगा, ठीक? अब चलो पार्ट 1 की बात करते हैं, ठीक? देखो पार्ट 1 जो होगा वो क्या होगा, इधर समझो, ये मैं मिटा दूंगा, ठीक है? ये मैं मिटा दूंगा। देखो पार्ट 1 जो होगा वो क्या होगा, ध्यान से समझो। अगर मैं ए में से, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर लूं, ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर लूं, बस देखना अभी। तो ए में से ये वाला पार्ट माइनस हो चुका है पूरा, मुझे सिर्फ 1 चाहिए ना, तो ये वाला पार्ट भी अभी माइनस करना है, ठीक? तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस, और अगर हम ए इंटरसेक्शन सी भी माइनस कर लें ए में से, तो ये पार्ट तो निकलेगा ही, ये वाला जो पार्ट है वो 2 बार निकल जाएगा। यस और नो? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। तो अब क्या करना है, अगर हमने ए इंटरसेक्शन सी भी निकाल दिया ए में से, तो एक बार ऐड करेंगे इस कॉमन पार्ट को, इसका नाम क्या रहेगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारा 1 हो गया। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? सोच समझ के बताओ। Yes, sir. हाँ, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसी चीज को हम यहां पे लिखेंगे, सेकंड पार्ट भी ऐसे होगा, थर्ड पार्ट भी ऐसे होगा। यहां मैं लिख देता हूं एक बार, सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड पार्ट में, बट उससे पहले ये जो मैं हटा देता हूं ये सब।
देखो सेकेंड पार्ट के बारे में बात करें, सेकेंड पार्ट जो है ये वाला है। तो सेकेंड पार्ट के लिए हम बी में से क्या माइनस करेंगे? बी में से पहले बी इंटरसेक्शन सी माइनस करते हैं, फिर माइनस करते हैं, ये हो गया, फिर बी इंटरसेक्शन ए और ऐड कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। थर्ड पार्ट के लिए सी में से माइनस करते हैं, थर्ड पार्ट मतलब नीचे वाला, उसके लिए सी में से माइनस करते हैं सी इंटरसेक्शन ए, फिर सी इंटरसेक्शन बी और इसमें ऐड कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एक बार जरा इन तीनों पार्ट्स को देख लो, मैं थोड़ा सा टाइम दे देता हूं 5 मिनट्स, अच्छे से देख लो इन तीनों पार्ट्स को, समझ में आ रहा है कि नहीं वेरीफाई करके बताना है। तब तक मैं ऊपर लिखता हूं इन तीनों को ऑब्जर्व करो, कोई भी परेशानी हो तो बताओ बिना डरे। बोलो यहां तक कोई परेशानी हो तो। No, sir. नो सर। नो सर। अब देखो मैंने इन सब में नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए आगे n लगा दिया है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये 1 2 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब 4 की बात करें, चलो फोर्थ बताओ क्या है? देखो फोर्थ में सिर्फ इतना सा पार्ट है। तो इसके लिए सोच के बताना, ए इंटरसेक्शन बी में से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस कर ले तो हो जाएगा फोर्थ के लिए। Yes, sir. ओके, तो फोर्थ में हम लिख लेते हैं प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फोर्थ हो गया। फिफ्थ, फिफ्थ कौन सा है? तब तक सोचो फिफ्थ के बारे में क्या लिखेंगे। फिफ्थ का सोचो और बताओ मुझे क्या लिखना चाहिए फिफ्थ में। Sir, B intersection C minus A intersection B intersection C. बहुत बढ़िया, बी इंटरसेक्शन सी माइनस, फिफ्थ मतलब ये वाला पार्ट है तो बी और सी का कॉमन पार्ट माइनस तीनों का कॉमन पार्ट, माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस सिक्स्थ पार्ट ऐसी सी और ए का कॉमन पार्ट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी एंड ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी एंड सी तीनों में। ये सिक्स्थ हो गया। और सेवेंथ लास्ट में ऐड करना है, ये सारे पार्ट्स हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, जितने भी स्क्वायर ब्रैकेट्स देख रहे हो वो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से है, और लास्ट वाला 7 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी एंड सी। अगर यहां तक की बात क्लियर है तो बस हमारा आंसर आने ही वाला है। कहीं भी कंफ्यूजन तो बोलो, मैं एक बार फिर से समझा सकता हूं। No, sir. ऑलराइट, चलो आगे चलो। अब n को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सब पे, यहां से थोड़ा अच्छे से समझना, कोई भी मिस्टेक ना हो। तो n को पहले इन चारों पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, थोड़ा बड़ा बड़ा में लिखते हैं, माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दूसरा वाला ब्रैकेट, तो एन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन ए, जिसको ए इंटरसेक्शन बी भी लिखा जा सकता है, और एन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए।
थर्ड एन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए माइनस एन सी इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फिर एन के साथ इन दोनों को, तो एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और लास्ट टर्म एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब चेक करो क्या क्या कट रहा है। एन ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला बहुत ही विकट परिस्थिति है बट कोई नहीं, हाँ ये मिल गया, ये कट गया, एक माइनस एक प्लस कट गया, और देखो ए इंटरसेक्शन सी नेगेटिव, ये वाला, और ये भी नेगेटिव कैसे आ गया? थर्ड लाइन में, थर्ड लाइन में ये भी नेगेटिव ही है। सर फिफ्थ लाइन में वो प्लस सी इंटरसेक्शन ए है ना, फिफ्थ लाइन। अच्छा नीचे ये वाला, ओके हाँ इससे कट गया। पूरी कोशिश की है हमने, कुछ भी मिस्टेक ना हुआ हो, ये कट गया। फिर बी इंटरसेक्शन सी, हाँ इससे कट गया ये वाला, और क्या बचा? और देखो ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस का, और ये माइनस का, ये कट गया। एक ये प्लस का, ये माइनस का, ये भी कट गया, और ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी कट गया। बहुत सारी चीजें कट गई हैं, एक बार लिख लेते हैं जो जो बच रहा है। देखो एक तो ये बचा ब्लू से, एक तो ये बचा, तो ये लिख लें पहले। और देखो फर्स्ट लाइन में और कुछ नहीं बचा, सेकंड लाइन में ये बचा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, इस पे आएंगे अभी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी ये बचा, ए बी सी हो गया, तो ये 3 मिल गए। अब ए इंटरसेक्शन बी माइनस का चेक करो, मिला? यहां देखो ये है, माइनस का है, देख लो। तो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी, फिर ए एंड बी हो गया, फिर बी एंड सी देखो कहां पे है, ये रहा। माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एंड सी, ये भी हो गया। अब ये देखो सी एंड ए कहां पे है, ये रहा सी एंड ए माइनस का। माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी एंड ए, ये हो गया लास्ट का, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए बी सी तीनों में, ये देखो प्लस का भी है वो। और बाकी कुछ नहीं बचना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। फर्स्ट रो डन, सेकंड डन, सब हो गया। तो ये हमने प्रूव कर लिया। एक बार खुद से करके देखना, ठीक है? इसकी कॉपी पे हेल्प मत लेना, बस ये लिख लेना इस तरीके से, यही स्टाइल फॉलो करना। एक बार खुद से करके देखना, ठीक है? ये कॉपी कर लो। इसका एक और मेथड है जो इजी है, मैं वो दिखा देता हूँ, वो भी दिखा देता हूँ। ये कॉपी कर लो पहले। देखो इसका एक और मेथड है। ओके, इसका एक और मेथड है जो बहुत ही सिंपल है, बट ये मेथड भी बहुत अच्छा था क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी चीजें सीखी हैं। कौन सी चीज कैसे निकाली जाती है वो बहुत जरूरी था। मेथड नंबर 2 देखो, जो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला भी कौन सा? जो हमने पीछे लिखा था, ए यूनियन बी वाला, ठीक? देखो कैसे लगाते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। यहां देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी है ना। कैसे लिखते हैं इसको? देखो ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन। अब ये फॉर्मूला लगा लो, जैसे मान लो मैं फॉर्मूला लिखता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई। ये क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, यही होगा। अब ए को मान लो x, इसको मान लो y, एक्सपैंड करो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन
बी, ऐसे देख लो एक बार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स, इन वाई एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स और वाई क्लियर रखना, हमारा एक्स कितना है, ए है, और वाई कितना है, बी, बी यूनियन सी है। ठीक, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इसको ऐसे लिख लेते हैं, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यूनियन सी, लगा दो फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी। इसका ये फॉर्मूला बन गया। इसको देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताया था मैंने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताया होगा, यहां लिख रहा हूं मैं, देखो दो लॉज होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसका होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, और दूसरा लॉ होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, है ना? तो यहां पे कौन सा लग रहा है, दूसरा वाला लग रहा है, माइनस, यहां देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इसको कैसे लिखोगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है सर हाँ। सर बट यहाँ पे तो यूनियन का साइन है ही नहीं, कहाँ कहाँ ए नहीं? इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओह, ये यूनियन है, यूनियन है, यूनियन है। अच्छा ए एक्स इंटरसेक्शन वाई लिख रहे हैं ना, वाई देखो बी यूनियन सी था। पारखी नजर है बनज। यस सर। ठीक है, ये यूनियन है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को, यहाँ पे यूनियन था, ये वाई लिख रहे हैं हम लोग, एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो वाई क्या था, बी यूनियन सी था, मिस्टेक हो गया था, फिर यहाँ भी गलत हो गया लगता है, नहीं ये ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, सही है। आगे देखो, तो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ब्रैकेट ओपन कर लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी इंटरसेक्शन सी। इसको देखो क्या करते हैं, माइनस तो आगे लगा दिया, अब इसको फिर से x यूनियन y ऐसे ट्रीट करो, इसको फिर से x यूनियन y ट्रीट करो। ओके, तो क्या लिखोगे, आगे माइनस भी लगा है, माइनस की बात बाद में करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। एक बार देख लो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है यहां तक ना? अब माइनस के बाद ये ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं माइनस के साथ, तो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन सी, माइनस माइनस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको देखो गौर से, ए इंटरसेक्शन बी लिख देता हूं पहले मैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक, इन चारों को मिला लिया क्योंकि चारों इंटरसेक्शन थे, तो ये बन गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सी, थोड़ा रीअरेंजमेंट, ए और बी पहले, फिर बी और सी बाद में, सी और ए लास्ट में, और इनको जरा देखो, ए और ए दो बार है, तो ए इंटरसेक्शन ए ही हो जाएगा, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हो गया, कर लो कॉपी मेथड नंबर 2।